Hello everyone, I am Deepika and today we are going to study Wind. It's a poem which has been written by Subramanyam Bharati and it was translated from Tamil by R.K. Ramanujam. Originally it was written in Tamil. So यहाँ पे wind symbolize कर रही है hardships को life में, obstacles जो होते हैं, problems जो होती है और हमें बताया गया है किस तरीके से जो लोग strong होते हैं, courageous होते हैं, brave होते हैं, वही survive कर पाते हैं hardships में. So this is what the poetry is about. हम literary devices पढ़ेंगे poetry के end में. We will discuss the difficult word meanings and we will do the poetry line by line. I'll explain the entire poetry to you in Hindi. So let's get started. Wind comes softly, don't break the shutters of the window. तो यहाँ पे poet is telling wind कि wind आराम से आना, softly आना, बहुत जोर से मत आना. Don't break the shutters of the window. कि आप जब जोर से आते हो तो आप shutters जो windows होती हैं उनको तोड़ देते हो, तो ऐसा मत करना. Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. ये जो papers रखे हुए हैं, if you will not come softly तो ये सारे के सारे scatter हो जाएंगे, फैल जाएंगे. Don't throw down the books on the shelf. ये जो बुक शेल्फ पे रखी हुई हैं, अगर तुम जोर से आई तो ये सारी की सारी शेल्फ से नीचे गिर जाएंगी. There, look what you did. You threw all them all down. So now the poet is saying, देखो तुम इतनी तेज आई कि तुमने सारी की सारी बुक गिरा दी शेल्फ पे से. You tore the pages of the book. और तुम इतनी strongly आई हो कि जो पेजेस हैं बुक के वो सारे के सारे खराब हो गए हैं, फट गए हैं. You brought rain again. तुम तो आई ही आई, साथ में अपने साथ रेन भी लेकर आई हो. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking means मजाक उड़ाना. Weaklings mean weak लोग या weak चीजें. So here poet is saying कि तुम एक तो softly आना, क्योंकि तुम तेज आती हो तो ये सब कुछ हो जाता है जो डिस्क्राइब किया हमारी 4 लाइन में. Now he's angry. He's saying, look what you did. You threw them all down. कि तुम इतनी तेज आई हो, अपने साथ बारिश भी लेकर आई हो और सारे पेजेस को तुमने फाड़ दिया है, सारे पेजेस टोर हो गए हैं. फ्रेल कम्बरिंग हाउसेस. फ्रेल का मतलब होता है वीक. क्रम्बलिंग मतलब धानाशाही होना या फिर क्रम्बल टूट जाना. हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. See how the poet in these lines have taken two things together, animated objects and inanimated objects. आपके inanimated हो गया house, doors, rafters, wood और animated हो गया bodies, lives and hearts. Here the poet is telling us that he's not just talking about non-living things or inanimated things. He's also talking about people, their bodies, their lives and their hearts. तो ये जो विंड है बस ये खराब नहीं करती है हाउस को, डोर को, राफ्टर्स को या फिर वुड्स को. बस यही चीज बर्बाद नहीं होती है अगर विंड बहुत तेज होती है, लेकिन लोग, उनकी जिंदगी, उनके दिल भी बर्बाद हो जाते हैं. People who are not strong, people who are not mentally strong, physically strong, emotionally stable, उनकी hardships जब आती हैं उन पर लाइफ में, they break down. वो इतने courageous नहीं हो सकते कि वो उनसे उभर सके. So this is what the poet is telling us here in these lines. विंड के थ्रू द विंड ही इज टेलिंग अस अबाउट हार्डशिप्स इन लाइफ. जिस तरीके से विंड आती है और इन सारी चीजों को तबाह कर देती है, उस तरीके से अगर मुश्किलें आती हैं या डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ में तो लोग भी टूट जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली, अगर वो स्ट्रांग ना हो तो. The wind god winnows and crushes them all. So now the poet is saying wind god मतलब जो हमारे भगवान है गॉड के, जैसे हम बहुत सारे भगवान को यहाँ पे बोलते हैं सूर्य देवता, वायु देवता. सिमिलरली यहाँ पे जो आपके विंड गॉड हैं, गॉड बोला गया है विंड को. विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनोज, ये आप पिक्चर देखिए ऑन योर राइट हैंड साइड, इज अ लेडी हु हैज गॉट समथिंग इन अ हाथ. शी इज विनोइंग. इसमें क्या होता है, फूड ग्रेन्स रखते हैं और जो शाफ होते हैं, मतलब जो उनके पील होता है या फिर उनका छिलका जो होता है ग्रेन्स का, वो सारा का सारा हट जाता है. तो जो भी चीजें अच्छी हैं बस वो शाफ्ट में रह जाती हैं और सारी की सारी चली जाती हैं. सो दैट्स व्हाट विन गॉड डज. कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आप सही सलामत रहोगे, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो यू विल बी क्रश्ड. कि आप पूरे के पूरे, आपका जो पूरा स्ट्रांग, अगर आपका कैरेक्टर नहीं है स्ट्रांग, आपका दिल दिमाग नहीं है, तो आप एकदम डिफिकल्टी में होंगे, आप एकदम टूट जाएंगे. और दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली टेलिंग अस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. डार्विन की जो थ्योरी है कि इफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या बोलते हैं कि जो सबसे फिट है वही सर्वाइव होगा फूड चेन में. इसी तरीके से अगर आप फिट नहीं हो देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड. He won't do what you tell him. So now poet is saying
कि जो आप बोलोगे विंड गॉड वो नहीं करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे विंड गॉड. सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस. तो ऐसा करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं ताकि विंड गॉड जब आए नेक्स्ट टाइम, चाहे वो रेन के साथ आए चाहे बहुत स्ट्रांगली आए, इट विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय अस. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. हम स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, डोर्स को फर्मली मतलब स्ट्रांगली अटैच करते हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, कि हम अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करते हैं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट मीन स्ट्रांग स्टेबल. तो हम अपने हार्ट को स्ट्रांग करते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, उन्हें स्ट्रांग और स्टेबल बनाते हैं. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर हम ये सब कुछ करेंगे, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग घर होंगे, हमारी डोज स्ट्रांगली अटैच होंगी, और हमारी बॉडी और हमारा हार्ट हमारा माइंड सब कुछ स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा, तो विंड गॉड विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, रादर इट विल बिकम फ्रेंड्स विद अस. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. सो क्या होता है, अगर आप वीक हो आप तभी डिस्ट्रॉय हो सकते हो, राइट? वो किसी भी चीज से हो. अगर आप स्ट्रांग हो नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू. अगर आप वीक हो everything can destroy you. So this is what the line is telling you. The wind blows out weak fires. जो लोग कमजोर हैं या फिर जो चीजें कमजोर हैं वही डिस्ट्रॉय हो सकती हैं विंड से. He makes strong fires roar and flourish. जो लोग स्ट्रांग होते हैं या फिर जो चीजें स्ट्रांग होती हैं, roar and flourish मतलब उनको और ज्यादा फ्लरिश, उनको और ज्यादा ब्रेव बना देती है हार्डशिप. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में हार्डशिप, डिफिकल्टीज या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, अगर आप उनके सामने हार मान जाएंगे तो आप हार जाएंगे. लेकिन अगर आप करेजियसली उन सबको डिफीट करेंगे, उनके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, देन यू विल बिकम अ ट्रांसफॉर्म पर्सन, यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड बेटर पर्सन. सो दिस इज व्हाट द पोएट्री इज अबाउट, कि विंड जस्ट विंड नहीं है. विंड यहाँ पे सिंबलाइज करिए हार्डशिप्स को, ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को आपकी लाइफ में. और उन डिफिकल्टीज से जब आप ओवरकम कर लेंगे, जब आप उनको करेजियसली फाइट करेंगे उनके अगेंस्ट, देन यू विल बिकम दिस रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन. यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू विल बी बेटर bodily and mentally, physically and emotionally. His friendship is good. We praise him every day. So now here poet is telling us, if we are going to become strong, if hardships make us strong, then it's good. Because hardship से हम बहुत सारे lessons सीखते हैं, morals सीखते हैं अपनी life में, and then we try not to make the same mistakes again in life. So hardships जो होती हैं हमारी life में हमें strong बनाती हैं, and we praise him every day. और इस process में हम हमेशा शुक्रगुजार होते हैं wind के या hardships के कि उसने हमें strong बनाया. सो दिस वॉज द पोइट्री अबाउट, जहाँ पे हमें पोइट ने बोला है कि किस तरीके से विंड यहाँ पे हार्डशिप्स को सिंबलाइज करिए, और किस तरह से भी हम ह्यूमंस को स्ट्रांग होना चाहिए बहुत ही मेंटली और फिजिकली, इमोशनली, ताकि हम उसको फाइट कर सके हार्डशिप्स को या फिर स्ट्रांग विंड को. सो आई होप आपको पोइट्री समझ आई. अब हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम. ये यहाँ इस पोइट्री में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि ये पोइट्री तमिल में लिखी गई थी एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. तो फिलहाल इस वर्जन में कोई भी राइम स्कीम नहीं है. इट हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स. जब आपकी कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स. और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एनाफोरा यूज किया गया है. एनाफोरा इज बेसिकली व्हेन आपकी कंसेक्टिव लाइंस में एक वर्ड को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है अगेन एंड अगेन. जैसे कि यहाँ पे डोंट 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 यूज किया गया है, और नेक्स्ट यहाँ पे यू यू, यहाँ पे यू यू यूज किया गया है. सो दिस बिकम्स योर एनाफोरा. Next is your symbolism. I have already told you how wind is not just the symbol of wind, it is symbolizing hardships, difficulties हमारी लाइफ में जो भी हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उस सिंबलाइज किया गया है बाय द विंड, और पर्सोनिफाई किया गया है विंड को. जैसे कि पूरी की पूरी पोएट्री में बात की गई है विंड के बारे में एज इफ इट्स अ पर्सन, राइट? ही, his friendship. So all these things which have been talked about in the poetry about wind as if it has been personified, क्योंकि उसको एक इंसान की तरह बात की गई है. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर, प्लीज आप लिंक देख लीजिए. आपको ऑन द राइट हैंड साइड टॉप पर दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. आप उनको प्लीज गो थ्रू करिए. यू विल हैव अ बेटर एंड क्लियरर आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पे रेपिटेशन यूज हुआ है, मैंने जैसे बोल्ड कर रखा है क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग. बहुत बार क्रम्बलिंग इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पोएट एम्फेसिस डालना चाहता है इस वर्ड्स पे. तो यहाँ हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे हमने एनाफोरा देखा, पर्सोनिफिकेशन देखा, सिंबोलिज्म देखा और रेपिटेशन देखा. मैंने आपको ये बता दिया कि कोई भी राइम स्कीम नहीं है, इट्स इन फ्री वर्ड्स. अब लास्ट हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन.
जहां पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपका जो साउंड होती है शुरुआत में किसी वर्ड की, वो आपके एडजेसेंट जो वर्ड रखा होता है बराबर में या फिर थोड़े पास में जो रखा होता है उससे सिमिलर होती है, वहां एलिट्रेशन बन जाता है। जैसे यहाँ पे विंड, विनोज, व, won't, what, व। So this is the alliteration. So this was the entire poetry about. I hope you've understood the poem and you've liked the video. If you did, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon. And also I'll see you next with my video on new topic. See you soon. Much love. Thanks for watching.